अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम ये देखेंगे कि कितनी तरह के सॉलिड्स हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द वे देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड। ठीक है, ये किस बेस पे है कि पार्टिकल्स उनमें कैसे अरेंज्ड हैं। इस बेस पे सॉलिड की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमार्फस सॉलिड। इसको बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनको बोलते हैं जिनमें पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सिंपल। अमार्फस सॉलिड्स उनको बोलते हैं जिनमें पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होते। क्लियर? तो क्या है ये, क्रिस्टलाइन में पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे और जो अमार्फस हैं इसमें पार्टिकल जो है वो अरेंजमेंट उनकी जो है वो ऑर्डरली नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलेटिस किसको बोलते हैं? क्रिस्टलेटिस बेसिकली क्या होता है, द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ आइंस atom or a molecule in a three-dimensional space is called crystal lattice. ठीक है, the regular arrangements of ion atoms or a molecule in a three-dimensional space, यानी 3D space में atoms, ion and molecules एक regular arrangement show करते हैं, that is called crystal lattice. ठीक है, so the solid which have a definite regular and a three-dimensional geometrical shape are called crystalline solid. Clear हो गया? तो ऐसा solid जिसका एक regular pattern हो और उसका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जांपल है इसमें डायमंड की और सोडियम क्लोराइड की और आइस की। हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप। हमने शुरू में बात कर दी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी डेफिनेट ही होगी। फिर द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट distinctive geometrical shape due to the definite and orderly arranged atom of ions मॉलिक्यूल्स इन अ 3D स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हर देखो कितने ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, हर सॉलिड की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी। क्यों? क्योंकि जो हर सॉलिड में पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम्स हैं, आयंस हैं और मॉलिक्यूल हैं, वो 3D स्पेस में जो है वो एक डेफिनेट शेप में अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। So for a given crystal, the interfacial angle at which the surface intersects are always the same, no matter in which shape they are drawn. इस डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं तो उनकी शेप भी क्या होगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर अ गिवन क्रिस्टल, अब जो आपके पास क्रिस्टल है, द इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, जैसे बच्चों आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर आप उस कमरे को देखो तो उसके 6 फेसेस हैं। एक छत है, ठीक है, फिर उसके नीचे जमीन है, फिर दाएं और बाएं हैं, फिर आगे और पीछे देखो, तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो दो फेसेस के दरमियान में बच्चों जो एंगल होगा ना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो एक रूम है, इसी तरह एक रूम ऊपर और बना दो, तो इसी तरह जो एक फेस है और ऊपर वाला जो फेस है उसके दरमियान में बच्चों जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है। इंटरफेशियल मीन यानी दो फेसेस के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल, इन विच द सर्फेस इंटरसेक्ट। ठीक है, जहां पे क्या होगा, सर्फेसेस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करेंगी, आर ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। ठीक है, वो हमेशा जो है वो गिवन क्रिस्टल का सेम होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप क्रिस्टल को जो है बहुत ज्यादा बड़ा आपने क्रिस्टल लिया है, फिर उसी को आपने फाइन पाउडर में डिवाइड कर दिया है। अब जो बहुत बड़ा क्रिस्टल है, अब वो बहुत बड़ा जो क्रिस्टल है अगर आप उसमें देखो तो उसकी शेप भी वही है। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल वही है। इसी तरह अगर आप उसी का जो ग्राइंड पाउडर है आप उसको भी अगर चेक करो तो उसमें भी इंटरफेशियल एंगल सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर उसने वही बात लिखी हुई है, they are always same no matter in which shape they are drawn. Face and angles remain characteristics even when the material is ground to the fine powder. ठीक है, तो ये जो फेस एंड एंगल है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, तो वो सेम रहती है ताकि आप उस सॉलिड को फाइन पाउडर बना दो। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ऑब्वियसली बात है जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट होंगे, ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा, टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सो दे कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब जितने क्रिस्टल हैं हर एक का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उस क्रिस्टल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिस बेस पे आप ये बता सकते हो कि वो कौन सा क्रिस्टल है। ठीक है, उसके बाद है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन का मतलब क्या होता है, कट करना। ठीक है, whenever the crystalline solids are broken they do so along the definite plane। तो जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है वो कट करोगे वो क्या होगा, उसने कहा कि वो एक डेफिनेट प्लेन में जो है वो कट होगा, वो बेतरतीब कट नहीं होगा। देखो एक चीज की शेप ही ऑर्डर में है, तो जब उसकी कटिंग होगी तो वो भी ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर में ही होगा। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लीवेज प्लेन और दे आर inclined to one another at a particular angle
फॉर अ गिवन क्रिस्टल सॉलिड। क्लियर? जहां पे ब्रेकेज हो रही है, जहां पे वो कट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्लीवेज प्लेन बोलेंगे। वो जगह क्या होगी बच्चे? वो क्लीवेज प्लेन होगी। क्लियर? द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। दो सॉलिड बच्चे ले रहे हो, अब दोनों डिफरेंट सॉलिड्स हैं, आप उसको क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो। तो जहां से वो सॉलिड कट हो रहा है वो उसका क्लीवेज प्लेन है, और इसने क्या किया? दे आर इंक्लाइन टू वन अनदर एट अ पर्टिकुलर एंगल। क्लियर? तो अभी हमने इंटरफेशियल एंगल पढ़ा ना, कि एक हमारे पास बॉक्स है, उसके ऊपर एक और बॉक्स है, तो उनके दरमियान में जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल है। अगर आप दो चीजों को कट कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों का क्लीवेज प्लेन क्या होगा? डिफरेंट। द वैल्यू ऑफ द एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। अब एक सॉलिड को आप कट कर रहे हो, उसका एंगल जो है वो और होगा। किसी और सॉलिड को आप देखो, उसमें जो है वो क्लीवेज प्लेन आप देखो तो उसका एंगल कोई और होगा। तो ये एंगल जो है वो वेरी करते हैं एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड तक। क्लियर? तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल। ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हैं, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो सॉल्यूशन होगा बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप सोल्यूट ऐड करोगे तो वो सैचुरेटेड है। अब वो सैचुरेटेड जो है वो मजीद सॉल्यूट को ऐड नहीं करेगा। क्लियर? तो अगर आप जो है वो सैचुरेटेड को जो है वो हीट करना शुरू कर दो, अब आप उसमें मजीद जो है वो सॉल्ट ऐड करोगे तो वो उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। बट अब ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये क्या बन गया है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? तो जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू saturated solution. So when we have a saturated or a supersaturated solution of a crystalline materials in a suitable solvent. Clear? हमारे पास एक suitable solvent है, हमने उसमें क्या किया है? हमने saturated और super saturated solution को prepare कर लिया है। Clear? It can give us a same type of crystals by arranging atom ions or a molecule. तो उसने कहा है क्या है कि ये हमें जो है वो सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल जो है वो दे सकते हैं। क्लियर? इट कैन गिव्स, तो बात को यहाँ पे देखना है, इट कैन गिव अस सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स बाय अरेंजिंग एटम आइंस एंड मॉलिक्यूल की मींस हम क्रिस्टल को बना रहे हैं। ठीक है? तो उसने कहा है कि वो आपको सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल दे सकते हैं। एक बात ये होगी, ठीक है, दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ठीक है? ये किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा? ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल के थ्रू जो है वो क्रिस्टल बनेंगे। क्लियर? दिस कैन बी डन बाय अ स्लो evaporation ऑफ अ सॉल्वेंट और बाय सीडिंग प्रोसेस फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप जो है वो क्रिस्टल कैसे बना सकते हो? दो प्रोसीजर है आपके पास। मींस पहला प्रोसीजर क्या है? evaporation ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? तो evaporation ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है बीच में जितना भी सॉल्वेंट है वो सारा का सारा evaporate हो जाए। तो जब वो evaporate होगा तो जो चीज नीचे बच जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रिस्टल्स ही होंगे ना। तो सीडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो है वो कोई एक्स्ट्रा क्रिस्टल जो है वो आप बीच में ऐड करो। जिसके आप क्रिस्टल बना रहे हो ना, तो वही क्रिस्टल आपने बाहर से ऐड करना है। तो दूसरा प्रोसीजर क्या है? बाय सीडिंग प्रोसेस फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसका बना हुआ है, उसका जो पहले से बना हुआ आपके पास क्रिस्टल होगा ना, आपने वो क्रिस्टल को उठा के सिर्फ जो है वो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बच्चों ऐड कर देना है। क्लियर? तो जब आप ऐड करोगे तो फिर वहां से भी जो है वो क्रिस्टल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? डिटेल टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में ये है। तो अभी जितना यहाँ पे मेंशन है उतना ही करेंगे। हमने क्या कहा कि हमने सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने बना लिया। क्लियर? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप ऐड कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। अब आप क्या करो? टेम्परेचर को बच्चे बढ़ा दो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप मजीद उसमें सोल्यूट ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व होगा उसमें। तो अब वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो गया बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर है? अब ये जो सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या करेंगे? ये क्रिस्टल्स बनाएंगे। अब वो किस प्रोसीजर से बनाएंगे? तो दो प्रोसीजर हैं, एक है स्लो evaporation ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी जो है वो सॉल्वेंट का evaporate हो जाना, और दूसरा है बाय सीडिंग प्रोसीजर फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, आप उसमें जो है वो क्रिस्टल ऐड कर दो, और आपने वही क्रिस्टल ऐड करने हैं जिसके क्रिस्टल आप बना रहे हो, पहले से बने हुए होंगे ना, तो आप वो उसमें ऐड कर दो। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, द solubility ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ये फॉर्मूला किसका है? सोडियम थायोसल्फेट का। in water at 100 degree Celsius is 231 grams per cm cube, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 231 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में। क्लियर है? तो सॉलिबिलिटी ये उसकी है। अभी टेम्परेचर आपने ध्यान में रखना है 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? एट अ रूम टेम्परेचर। अब बारी किसकी आ गई है? रूम टेम्परेचर की। एट अ रूम टेम्परेचर दिस सॉलिबिलिटी इज जस्ट 50 ग्राम इन 100 cm क्यूब। तो शुरू में जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है,
हर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बच्चों डिक्रीज भी करती है। तो अभी हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे जो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हर दफा इंक्रीज नहीं करती। बहुत से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बच्चों डिक्रीज भी होती है। द सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 231 ग्राम इन 100 cm3। बट अगर आप टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर देते हो यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाते हो तो सॉलिबिलिटी कितनी इसकी रह जाएगी, जस्ट 50 ग्राम इन 100 cm3। सो इन दिस केस वी हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट का, सैचुरेटेड। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑन कूलिंग स्लोली, अब इसको जो है वो ठंडा करें। ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। देखो जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हमने अभी क्या ऊपर पढ़ा था कि आप जो है वो क्रिस्टल बनाओगे दो प्रोसीजर से, एक क्या होगा स्लो वेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा सीडिंग प्रोसीजर। देखो जब टेम्परेचर कम हुआ है तो फिर तो क्रिस्टल बनने चाहिए, बट ऑन कूलिंग स्लोली नो ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल हैपन, लेकिन स्टिल जो है वो क्रिस्टल जो है वो नहीं बने। सो इट मीन्स दैट द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया। मींस जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है विद सॉलिड सब्सटेंसेस के। क्लियर। नाउ इफ अ स्मॉल क्रिस्टल, अब आप क्या करो, अब आप करो नेक्स्ट प्रोसीजर सीडिंग वाला। If a small crystal of a sodium thiosulfate is added to a supersaturated solution, the crystallization happened rapidly. अब आप क्या करो कि बाहर से जो है वो आप सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल जो ऑलरेडी बने हुए हैं बच्चों आप उसमें वो ऐड कर दो। उसमें ऐड करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वहां पे होना शुरू हो जाएगी, यानी क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चों इसका डिटेल टॉपिक आगे मेंशन है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना मेंशन है उतना ही पढ़ेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हमने ये देखा कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी सिर्फ 50 ग्राम इन 100 cm3 है। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको जब हमने कूलिंग के प्रोसीजर से गुजारा तो कूलिंग के बावजूद भी उसमें क्रिस्टल नहीं बने। क्यों नहीं बने, इसका मतलब ये है कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब हमने बच्चों जो स्मॉल अमाउंट में सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल्स बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से जो बने हुए हैं, उसको हमने जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। जब हम उसमें ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वहां होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हैबिट ऑफ क्रिस्टल। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स इन विच इट इज यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। तो एक क्रिस्टल की जो शेप होती है ना उसको हम क्या बोलेंगे, वो उस क्रिस्टल का हैबिट है, ठीक है। किस तरह की वो शेप जो है वो ग्रो कर रहा है तो वो उस क्रिस्टल का हैबिट होगा। इफ द कंडीशन फॉर अ ग्रोइंग अ क्रिस्टल्स आर मेंटेन्ड, ठीक है, अगर तो कंडीशन सेम रहेंगी थ्रू आउट द ग्रोइंग ऑफ द क्रिस्टल, सो देन द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स ऑलवेज रिमेन द सेम। तो क्रिस्टल की शेप जो है वो सेम रहेगी। बट इफ द कंडीशंस आर चेंज द शेप ऑफ द क्रिस्टल मे चेंज, अगर हम कंडीशन को चेंज कर देंगे तो क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड becomes needle like when 10% यूरिया is present in the solution as an impurity। NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्यूब होता है, लेकिन अगर आप उसमें जस्ट 10% यूरिया ऐड कर देते हो तो उसकी जो है वो क्रिस्टल की शेप क्या चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वो निडल लाइक हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अमार्फस सॉलिड। अमार्फस सॉलिड्स कॉन्ट्ररी टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से ऑपोजिट होते हैं। दे डू नॉट पोजेस अ रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप, तो इनकी कोई ऑर्डरली अरेंज नहीं होते इनमें पार्टिकल्स अमार्फस सॉलिड में। फॉर एग्जाम्पल अमार्फस सॉलिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लास है, वुड है, अमार्फस सल्फर है जिसमें प्लास्टिक सल्फर्स हैं, चारकोल हैं, कोल हैं, कोक हैं, ये सारे के सारे अमार्फस सॉलिड्स हैं, मतलब जिनमें जो है वो पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होते, शेपलेस होते हैं। मींस अमार्फस का मतलब बेसिकली शेपलेस होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमार्फस सॉलिड को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। द अमार्फस सॉलिड्स कैन हैव अ स्मॉल रीजन वेयर द ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड। अब एक चीज बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। अमार्फस सॉलिड्स वो होंगे जिनमें पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली नहीं होते। अब हमने क्या कहा कि इनकी कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी जिनमें पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे। ज्यादातर जगह क्या होगी कि रैंडम होंगे पार्टिकल्स, और कुछ कुछ जगह पे पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे। क्लियर। और उस जगह को हम क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है उसने, द अमार्फस सॉलिड्स कैन हैव अ स्मॉल रीजन where the orderly arrangements of the particle is found
बट दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ रेगुलरिटी। क्लियर? तो ज्यादातर वो इरेगुलर होंगे। क्लियर है? सो द रीजन वेयर द ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट आर नॉन एज क्रिस्टलाइड्स। तो वो जगह जहां पे पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे इन अमार्फस सॉलिड में, उस जगह को, उस रीजन को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइड्स। क्लियर है? सेकंड है अमार्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास मेल्ट ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। देखो, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बट जो अमार्फस सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक वाइड रेंज होगी टेम्परेचर की। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आप किसी चीज को अगर आप जो है वो मेल्ट करना शुरू करो, मतलब कुछ भी ले लो, प्लास्टिक आप बॉल ही ले लो, आप जब उसको कम हीट पे भी गर्म करोगे ना बच्चों, आप उसको कम हीट भी दोगे वो तब भी मेल्ट होगा। जब आप ज्यादा हीट दोगे वो तब भी मेल्ट होगा। कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट होगा। तो क्या है ये? वाइड टेम्परेचर रेंज है। दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू फॉर्म अ डिफरेंट शेप। अब क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो इनको जो है वो मोल्ड किया जा सकता है। तो दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू फॉर्म अ डिफरेंट शेप। तो इनको जो है वो डिफरेंट शेप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? सो द amorphous solid do not have a definite value of a heat of fusion। तो हीट ऑफ फ्यूजन की भी इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, बिकॉज हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना बच्चों लिक्विड में। क्लियर है? तो अभी हमने बात की ना कि कम से कम टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट हो जाते हैं। तो जब कम से कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट होते हैं, तो फिर एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती हीट ऑफ फ्यूजन की। क्लियर है? अब अच्छा, नेक्स्ट एक कंपैरिजन टेबल है दोनों का, वो पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी है, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, फिर अमार्फस सॉलिड्स हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं ना, जो एक फिक्स्ड सॉलिड होगा उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होगी। क्लियर? बट जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं वो शेपलेस होते हैं। सो अमार्फस सॉलिड जनरली अपीयर इन अ लम्प्स, किसी भी टुकड़े की फॉर्म में हो सकते हैं, और इन अ फाइन पाउडर फॉर्म। क्लियर? अब मेल्टिंग पॉइंट देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट शार्पली एट द मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्लियर? बट जो अमार्फस सॉलिड है डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा ना कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? इट मीन्स दैट देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन along which the measurements are made। क्लियर? बट जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं दैट आइसोट्रॉपिक मींस ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। द प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं ना, अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्डर में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनकी शेप भी क्या होगी? फिक्स होगी। तो इसलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। बट जो अमार्फस होते हैं वो रैंडम होते हैं। जब रैंडम होंगे तो ऑर्डरली अरेंज नहीं होंगे, तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी? एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी भी जो है वो डायरेक्शनल नहीं होगी। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, बट जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं दैट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज एब्सेंट। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है ना वो रैंडम होती है। बीच में कई कई जगह पे जो पार्टिकल्स है ना वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, वो जो बहुत कम होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइड्स बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप के बच्चों आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।